वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां भी काफी तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जीत की हैट्रिक लगाने और संगठन को मजबूत करने की प्लानिंग है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई वाली कैबिनेट में फिलहाल 54 मंत्री हैं। कैबिनेट में 60 मंत्रियों का कोटा है। इस तरह योगी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी यानी कि पार्टी कोर कमेटी की बैठक में योगी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही किसी भी समय कैबिनेट विस्तार लागू किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और आज इस अवसर पर अयोध्या में बड़ा आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सीएम ने हुंकार भरी, कहा अतीत में अयोध्या को लहूलुहान किया गया। रामलला की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मां अन्नपूर्णा मंदिर का ध्वजारोहण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। हनुमानगढ़ी में भी दोनों ने दर्शन पूजन किए। राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के दो बड़े नेता, दो कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और ये रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें। अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या के वर्षों के संघर्ष के बाद उत्सव का अब दिन आया है। यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। और अब खबर उस बयान की जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने पुलवामा हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया। पांडे ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के पीछे विदेशी साजिश नहीं थी। पांडे ने जांच की थ्योरी को रद्द करते हुए ये विवादित बयान दिया है। पुलवामा आतंकवादी हमले के लिए सनातन पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला है। आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच
वादा किया था कि हमारी सरकार बनाए नौजवानों को मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का करूँगा और देश का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको भारत में लाने की बात किए थे और हर एक खाते में जनधन का खाता खुलवा कर 15 लाख देने की बात की थी। 5 वर्ष में अपने एक भी चुनावी एजेंडे पर वो खरा नहीं उतरे। तो उनको लगा कि अब हम झूठ बोल कर आए हैं, हम 70 दिन में अब नहीं रह सकते हैं। तो पुलवामा भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का हिस्सा था। मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा है कि विदेशी साजिश नहीं थी। विदेशी मैंने नहीं कहा। जी, विदेशी साजिश नहीं थी, बल्कि विदेशी साजिश नहीं थी। अगर विदेशी साजिश मैं क्यों कहूँ? पहले आज उनकी सरकार है, 11 साल का वर्ष पूरा हो गया, वो आज भी नहीं बता पाए सदन में कि ऑडियंस कहाँ से आया। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के बयान पर हंगामा मच गया है। बीजेपी पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी क्या आतंकवादियों के साथ है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार अगर सच नहीं बताएगी तो ऐसी बातें तो उठेंगी। समाजवादी पार्टी के सांसद का पुलवामा को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और पूरा देश जहां आतंकियों के खिलाफ और सेना के साथ खड़ा होता है, वहीं पर समाजवादी पार्टी हमेशा से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को बचाने लगती है, आतंकियों को बचाने लगती है और सेना का अपमान करने लगती है। ये सरासर हमारे शहीदों का अपमान है और हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो राजनीति में हैं और इस तरह के बयान, जिनको शहादत मिली, जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान खोई, आप उनके लिए इस तरह का अनर्गल बयान देकर क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को और क्या बताना चाहते हैं कि आप आतंकियों के साथ में हैं, आप पाकिस्तान के साथ में हैं, आप देश के साथ नहीं हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पुलवामा की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और ये पता नहीं चल पाया है कि पुलवामा किन लोगों ने किया है। ये तो सरकार की सुस्ती है, केंद्र सरकार की सुस्ती है। ये तो उसी समय इस बात का जानकारी लेना चाहिए था कि अगर ये आतंकवादियों के द्वारा हुआ है और कैसे हुआ है, वहाँ तक RDX कैसे पहुँचा और 40 लोगों के जवानों की जानें कैसे गई, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट लोगों के सामने, देश के सामने नहीं आया है। तो इस तरह की बातें लोग करेंगे ही। और अब खबर बंगाल की राजनीति की। राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आज कोलकाता से दिल्ली तक जबरदस्त राजनीतिक हलचल रही। एक तरफ अमित शाह आज लगातार तीसरे दिन बंगाल में राजनीतिक बैठकों को करने में जुटे रहे, तो दूसरी ओर TMC का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मिला है और अपनी आपत्ति उन्होंने दर्ज की है। कोलकाता में आज लगातार तीसरे दिन भी अमित शाह ने बैठकें की। एक दिन पहले अमित शाह ममता सरकार पर जमकर बरस रहे थे और आज उन्होंने बंगाल बीजेपी के 14 सांसदों, 65 विधायकों के साथ ये बैठक की है। करीब 1 घंटे तक अमित शाह की मीटिंग चली। माना जा रहा है कि अमित शाह ने आगामी चुनावों को लेकर इसमें बीजेपी नेताओं से विस्तार से चर्चा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव से पहले पार्टी विधायकों, मध्य और सांसदों को बूथ स्तर तक पहुंचकर प्रचार करने को कहा। अमित शाह ने सभी को अपने अपने इलाकों में कमर कसकर उतरने को कहा। इस मीटिंग में हाल ही में हाशिए पर रहे बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी पहुंचे। इस मीटिंग के बाद अब अमित शाह थोड़ी देर में कोलकाता की साइंस सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार न आई तो ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी। जो मीटिंग है उसका मतलब कक्ष क्या है, थोड़ा बताइए। माननीय गृह मंत्री जी तो रोज रोज नहीं आते, हमारे शीर्ष नेतृत्व आज वो 2 दिन हो गए वो आए हैं कलकत्ता और हर स्तर के कार्यकर्ता को वो संबोधित कर रहे हैं। आज हमारे विधायक और सांसद के साथ बैठक है। आज दोपहर को हमारे कोलकाता महानगर के सारे कार्यकर्ता के साथ बैठक है। तो यही एक माने फोकस है कि सरकार तो बन रहे और 2/3 मेजॉरिटी से बन रहे और बंगाल के लोग जो सेक्युलर कहते हैं, जो लोग उसको समझ लेना चाहिए कि अगर भाजपा के सरकार नहीं आते हैं 2026
तो आपका बेटी, आपका माँ, आपका बहू को मुसलमान जिहादी लोग टान के घर से छीन के लेकर जाके दुष्कर्म करेंगे बांग्लादेश की तरह, ये मंजूर है क्या? ये डिसाइड करने का टाइम आ गया, क्योंकि भाजपा सरकार अगर नहीं आएंगे तो बहुत जल्द जो बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस कर रहे, ममता बनर्जी भी करना शुरू कर दिया है, और वो होगा पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी तो अभी दुर्गांगन का उद्घाटन कर रही हैं। दुर्गांगन बनाना ममता बनर्जी का काम नहीं है। जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना या हुमायूं कबीर का गुटी सजा के बाबरी मस्जिद बनाना, ये उनका काम नहीं है। उनका काम था डबल डबल नौकरी बोले थे, सिंगल सिंगल नौकरी भी देते ना। 22 लाख हमारे संतान हमको छोड़कर चले गए दूसरे भाजपा राज्य में काम करने के लिए, माइग्रेंट लेबरर। आज शिक्षा का अवस्था उनका पार्टी का लोग चोरी करके जो एलिजिबल है उसको धोखा देकर, पीछे से घूस लेकर आज एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा था। कोलकाता में उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहिए। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिला। सीसी ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों से टीएमसी नेताओं ने मुलाकात की। बंगाल में एसआईआर और इससे प्रभावित होने वाले बुजुर्ग नागरिकों के मुद्दे उठाए। बुजुर्ग नागरिकों में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों को घर से सुनवाई की अनुमति है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर सुनवाई से छूट दी जाए, यानी उन्हें भी वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान की जाए। इंदौर एक ऐसा शहर जो लगातार 8 वर्षों से हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इंदौर, वहां दूषित पानी से 7 लोगों की मौत हो गई है और ये दर्दनाक वारदात इंदौर के सबसे सुरक्षित और स्वच्छ माने जाने वाले इंदौर शहर में हुई। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। करीब 100 से अधिक लोग बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तक जो है कितना आंकड़ा हुआ है, तो क्या कार्रवाई की गई है इंदौर नगर निगम और प्रशासन की तरफ? देखिए, 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की सूचना है। 36 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। विभाग ने
3 लोगों के अधिकृत रूप से दिवंगत होने की जानकारी जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी से करीब 7 लोग इस बीमारी से भर्ती हुए थे या बीमार हुए थे, वो दिवंगत हुए हैं। विभाग उसकी अधिकृत रूप से तो जानकारी जारी करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी से 7 लोग के दिवंगत होने की जानकारी है। ये बहुत दुखद है। नैतिक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को ठीक से इलाज मिले, इसलिए हमने घर घर सर्वे कर रहे हैं। हम खुद फील्ड में लोगों से बात कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन भी लोगों को ठीक से हॉस्पिटल में रेफर करें, वहाँ उनको इलाज मिल जाए, इसकी हम सब चिंता कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम में कौन दोषी हैं, कहाँ गलती हुई, इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, ये भी तय है। लेकिन आज प्राथमिकता केवल इलाज और लोगों को राहत मिले इसकी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल पूछा है। कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं कि दोषियों को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, तो कांग्रेस निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रीना बोरासी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा से बातचीत में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि इंदौर ने बीजेपी को सब कुछ दिया, लेकिन बीजेपी ने इंदौर को क्या दिया? क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ हुई और कुछ इससे भी हुई है, इसलिए डेथ तो हुई है। और जिनकी भी डेथ हुई है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का बोला, और भी उनकी मदद करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दोषियों पर भाई साहब क्या कार्रवाई की है अभी तक, और अब आगे क्या आप? अभी प्रथम दृष्टया कुछ लोगों को तो सस्पेंड किया है, बाकी और भी इस पे जांच कमेटी बना दी है। इसमें कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे। जो घायल है उनको किस तरह की आर्थिक सहायता दी जा रही है शासन की तरफ से? सारे लोगों को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सारे हॉस्पिटल में हमारे लोग खड़े हुए हैं और किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, सारा इलाज फ्री होगा। सारे हॉस्पिटल में हमारे लोग हैं और मैं यहीं पर खड़ा हूँ जब तक शून्य बीमार नहीं हो जाएगी, जब तक मैं इनसे नहीं जाऊंगा। काम ये है कि जो पिछले, आप बताइए, इंदौर की जनता में इतना प्यार दिया भाजपा को, 9 की 9 विधायक दे दिए, पूरी परिषद दे दी, नगर निगम दे दी, सांसद दे दिए, जल संसाधन मंत्री यहाँ से है, नगर प्रशासन मंत्री यहाँ से, फिर भी इंदौर की जनता को क्या मिल रहा है बताइए? मौत मिल रही है, मौत मिल रही है उनको। ये उनको प्यार देने का, उनको ये सबक दिया जा रहा है कि उनको मौत मिल रही है। शासन का ऐसा कहना है कि हम पूरी मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं आप बताइए? मेरा एक ही प्रश्न है भाजपा पे, मोहन यादव जी पे, कि आपने वो जो मुख्य आरोपी है, जो 2 लोग हैं जिन्होंने 6 महीने पहले, रोहित सिनोनिया की बात करूँ, अपर आयुक्त की बात कर रही हूँ, इंजीनियर संजय श्रीवास्तव की बात कर रही हूँ, आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई होना है और अभी कभी इंदौर की खबर के बाद खबर आई है, एक बड़ी खबर आ गई है। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया है मनरेगा को लेकर, और खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। झूठ परोसने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, सुनिए। ये बीजेपी ने पलटवार किया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, जो मनरेगा को लेकर उन्होंने दिया।